बोबडे ने अयोध्या केस को देश का सबसे बड़ा मुकदमा बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या केस में उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। सर, जिम्मेदारियां क्या रहेंगी न्यायपालिका के ऊपर? इतने सारे फिलहाल बोझ हैं मुकदमे को लेकर। नहीं, न्याय प्रक्रिया को मजबूत करना और न्याय देना, यही है हमारी, और कोई जवाबदारी नहीं, जिम्मेदारी। सर, दूसरा जो सवाल है कि एक आम जनता न्यायपालिका तक अभी पहुंचने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, चाहे वो फीस की बात करें, चाहे वो वकीलों से मुलाकात की बात करें, तो क्या इस दिशा में भी आप काम करेंगे? क्योंकि आपके मैकेनिज्म का ये भी एक हिस्सा रहा है। इस विषय पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने काफ़ी विचार किया है और उनके काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स और स्कीम्स हैं। उसको अमल में लाने से हो जाएगा ठीक। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दौड़ लगाई। समृद्ध और सशक्त भारत का उनका सपना साकार हो, इस महायज्ञ में नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम सब आहुतियां दे रहे हैं। लेफ्ट नेता गुरदास दास गुप्ता का कोलकाता में निधन हो गया। 83 साल के गुरदास दास गुप्ता लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश के साथ T20 मैच दिल्ली में ही होगा। पहले खराब हवा की वजह से मैच कहीं और शिफ्ट करने की अटकलें लग रही थी। लिवरपूल क्लब इंग्लिश फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। उसने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। पंजाब के होशियारपुर में नकाब पहने 4 बदमाश शराब की 2 दुकानों में लूटपाट कर वहां से फरार हो गए। ये घटना 29 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें बदमाश एक दुकानदार से लूटपाट करते दिखा। इससे पहले नकाब पहने 4 बदमाश एक शराब की दुकान में दाखिल हुए, जिनमें 2 बदमाश पिस्तौल लिए हुए थे, जबकि एक बदमाश के पास धारदार हथियार था। दुकान में दाखिल होते ही बदमाशों ने दुकानदार से मोबाइल ले लिया। उसके बाद बदमाश कैश काउंटर की ओर बढ़े और वहां रखे रुपए निकाल लिए। तभी नीली शर्ट पहना एक बदमाश पीछे गया और वहां रखी शराब की कुछ बोतलें निकाल ली। सर, वो गोली मारनू कहते थे कि मैं क्या गोली ना मारी, बाकी होर जो मर्जी कर ला दूल्हे की बस। बताया गया कि इन बदमाशों ने उसी रात एक और दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दुकानदारों की शिकायत के बाद पुलिस ने भी आरोपियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। मेरी सीसीटीवी फुटेज दे आधार से व्यक्तियों ट्रेस कर दी, हर संभव कोशिश की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने पहुंचे एक डॉक्टर से बदसलूकी की गई। बताया गया कि इलाज के दौरान बच्चों को दी गई खराब दवा की शिकायत मिलने पर डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने पहुंचे थे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद लोगों ने जांच के लिए पहुंचे डॉक्टर के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। एक आदमी ने तो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें तेजी से आगे की तरफ धक्का देता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर से बदसलूकी कर रहे आदमी को रोकने की कोशिश नहीं की। बताया गया कि नाराज लोगों ने जांच करने आए डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले 4 लोगों के साथ मारपीट भी की। यही नहीं, इलाके के लोग अधिकारियों के साथ बहस करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों को रोकने और समझाने की कोशिश करते नजर आए। सरदार पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर अहमदाबाद में हुई एकता दिवस परेड में सीआईएसएफ के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग भी मौजूद थे, जिसमें सीआईएसएफ के कमांडो ने किसी आतंकी हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई का डेमो दिखाकर वहां मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया। हमले की सूचना पाकर सीआईएसएफ की वाटी टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। दाहिनी और नजदीकी पोस्ट का संतरी हालात भांपकर तुरंत बढ़ता है तथा मौजूद आतंकी को मार गिराया जाता है। सीआईएसएफ के जवानों ने आतंकियों के हमले में किसी वीआईपी को बचाकर ले जाने और आतंकियों से मुकाबले का भी हैरत अंगेज कारनामा दर्शकों को दिखाया। लेकिन तभी अचानक एक सस्पेक्ट वाहन वीआईपी कार का पीछा करता है, लेकिन मौके पर मौजूद की वाटी तुरंत हरकत में आ जाती है। सीआईएसएफ की वाटी सस्पेक्ट वाहन को सामने से धकेलकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ती है। तभी एक जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए शानदार प्रदर्शन, मल्टीपल अटैक होने के कारण आतंकी दूसरे वाहन से पुनः प्रयास करते हैं, लेकिन चपल जवानों की सामर्थ्य के आगे आज उनके प्रयास निरर्थक साबित होने वाले हैं।
इसी कार्यक्रम में सीआईएसएफ के जवानों ने बिना हथियारों के किसी संदिग्ध को पकड़ने के ऑपरेशन को भी डेमो के जरिए लोगों को दिखाया। नियत संदिग्धों से निपटने के लिए सीआईएसएफ के निडर बल सदस्य खाली हाथ ही भिड़ जाते हैं। सीआईएसएफ के योद्धाओं का यह समूह हुंकार भरकर लक्ष्य को भेदित करते हुए आतंकियों से लड़ने और लोगों को बचाने के सीआईएसएफ जवानों के कारनामे देख वहां मौजूद प्रधानमंत्री भी ताली बजाते हुए दिखाई दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति पर पहुंचे और उन्हें फूल चढ़ाकर नमन किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत की एकता की वजह से ही दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। आज पूरी दुनिया भारत की बात गंभीरता से सुनती है, तो उसका कारण देश की एकता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के ठिकाने की जानकारी देने वाले मुखबिर को अमेरिकी सरकार करोड़ों रुपए का इनाम देगी। जानकारी के मुताबिक ये मुखबिर बगदादी के आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और इसी ने अमेरिकी फौज को उसके ठिकाने की पुख्ता जानकारी दी थी। बगदादी पर अमेरिका ने $2.5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 177 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और अब अमेरिका 177 करोड़ रुपए का वो इनाम बगदादी की जानकारी देने वाले मुखबिर को देगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अमेरिकी फौज ने इस मुखबिर के बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त अमेरिकी फौज ने बगदादी के ठिकाने पर धावा बोला था, उस वक्त ये मुखबिर उनके साथ था। ये भी बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने अमेरिकी सेना को बगदादी के कपड़े और ब्लड सैंपल भी मुहैया कराए थे, जिनसे मिले डीएनए का मिलान मारे गए लोगों के शवों से करने के बाद ही अमेरिका ने बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के राहुल गांधी पर किए गए हमलों का करारा जवाब दिया। इससे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला किया और उन पर सरदार पटेल को कभी भी श्रद्धांजलि नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की आजादी और विकास में भूमिका निभाने वाले कई नेताओं को भुला देने का भी आरोप लगाया, जिसका प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल को कांग्रेस नेता बताया और बीजेपी पर राजनीति के लिए उनके नाम के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, बल्कि ऊपर से अंग्रेज़ों का उस समय लोगों ने साथ दिया, उनका समर्थन दिया। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और सरदार पटेल के बहाने कांग्रेस को एक बार फिर घेरने की कोशिश की। अपने ट्विटर अकाउंट पर बैठकर सरदार पटेल पर और देश की जनता पर कटाक्ष करना आसान है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर अखंड भारत की कल्पना का समर्थन करना ऐसी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है। पीएमसी बैंक के एक खाताधारक की मौत हो गई है। पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने के बाद ये छठे खाताधारक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि केशुमल हिंदुजा नाम के खाताधारक पैसे फंसे होने की वजह से पिछले कई दिनों से तनाव में थे। माना यह भी जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। 24 सितंबर को आरबीआई ने नोटिस जारी कर पीएमसी बैंक पर 6 महीने के लिए लेन देन समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत कई नेता दिल्ली के शक्ति स्थल गए। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मुंबई में एक और पीएमसी बैंक खाता धारक की मौत हो गई। परिवार ने बताया कि बैंक में पैसे फंसे होने की वजह से वो तनाव में थे, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस घोटाले की वजह से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। ओमान और स्कॉटलैंड ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर टूर्नामेंट में ओमान ने हांगकांग को हराया, जबकि स्कॉटलैंड ने यूएई पर जीत हासिल की। चेन्नई में एकता दिवस के मौके पर निकाले गए मार्च के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सड़क पर भरे पानी के बीच से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से निर्मला सीतारमण समेत मार्च में शामिल दूसरे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस रास्ते पर एकता मार्च निकाला जा रहा था, वहां पूरी सड़क पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ था, लेकिन एकता मार्च में शामिल लोग रुके नहीं और हाथों में झंडे लिए पानी के बीच से ही आगे बढ़ते रहे।
इस दौरान निर्मला सीतारमण की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी पानी के बीच से होते हुए आगे चल रहे थे। इस एकता मार्च में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, लेकिन सड़क पर पानी भरने की वजह से उन्हें भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कालकाजी इलाके में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ये विवाद इलाके में छठ पर्व के लिए घाट बनाए जाने से शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट तक जा पहुंचा। इस पूरे हंगामे में बीजेपी नेताओं पर भी गुंडागर्दी के आरोप लगे, जिन्होंने इलाके में छठ पूजा के लिए बनाए जा रहे घाट का काम रुकवा दिया। ये घाट दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से एमसीडी पार्क में बनाया जा रहा था और एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई। यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर छठ पूजा के पक्ष में बैठे हैं और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कुछ स्थानीय लोग उनके साथ हैं। इलाके के बीजेपी पार्षदों ने छठ घाट का काम रुकवाया तो आम आदमी पार्टी ने इसे पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा बना लिया। पार्टी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठ गए और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज भाजपाइयों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो गुजरात में करते हैं, जो महाराष्ट्र में करते हैं, जो आसाम में करते हैं, आज वो दिल्ली में करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने तो ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए बीजेपी पार्षद सुभाष भड़ाना पर मारपीट का भी आरोप लगाया। इस वीडियो में सुभाष भड़ाना सौरभ भारद्वाज को धक्का देते हुए भी नजर आए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि एमसीडी पार्क में छठ घाट बनाए जाने को मंजूरी पहले से ली गई थी, लेकिन इलाके के बीजेपी पार्षदों ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। हालांकि बीजेपी नेताओं की दलील है कि आम आदमी पार्टी इलाके में एमसीडी पार्क को उजाड़ने के मकसद से ऐसा कर रही है। वो इसलिए कि एमसीडी ने कुछ ही महीनों पहले इस पार्क की हालत सुधारी है। छठी मैया की पूजा सभी क्षेत्रवासी मिलके यहाँ पर करते हैं। ये बाहर के लोगों को, गुंडों को लाके यहाँ पर जबरदस्ती पार्क को उजाड़ना चाहते हैं। सिर्फ बीजेपी पार्षद ही एमसीडी पार्क में छठ पूजा के लिए घाट बनाए जाने का विरोध नहीं कर रहे, इलाके के लोग भी इसके खिलाफ हैं। धर्म के लिए हमने पूजा वहाँ करवाई है, वहाँ रखी है पूजा, यहाँ बच्चों के लिए। छठ घाट बनाए जाने का ये मामला भले ही आगे शांत हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसके बहाने उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि छठ त्योहार के अपमान का ये मुद्दा वो भूलेंगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ दिल्ली के अंदर क्यों खड़ी है। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली बीते 5 दिन हो गए, लेकिन दिल्ली के लोग अभी गैस चैम्बर में सांस लेने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रदूषण अब लोगों की सेहत पर सीधा हमला कर रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत होने लगी है। अस्पताल में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। AQI का स्तर 400 के पार पहुंचने को प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है, लेकिन दिल्ली के कई हिस्सों में तो AQI बीते कई दिनों से 500 के पार ही है। यहां तक कि दिल्ली का औसत AQI भी 4 दिन से खतरनाक श्रेणी में है। ओवरऑल एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 427 सीवियर कैटेगरी हानिकारक स्थिति पर दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बनी हुई है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा NCR प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। दिल्ली के पास बसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी धुएं वाले कोहरे की मोटी चादर बिछी है। स्मॉग की ही वजह से दिन भर विजिबिलिटी कम बनी रहती है। सुबह के 9 बजे हो, दोपहर के 12 बजे हो या शाम के 4 बजे हो, मौसम देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि धुएं की मोटी परत ने सूरत को भी ढक दिया है। दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर दिन भर लोगों को कम विजिबिलिटी का सामना करना पड़ा है। लगातार गुरुग्राम का पॉल्यूशन लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। ऐसा ही हाल नोएडा और गुरुग्राम में भी ट्रैफिक का रहा। गाड़ियों में चलने वालों की तकलीफ तो केवल विजिबिलिटी की है, लेकिन स्कूटर और मोटरसाइकिल चलने वालों के लिए तो तकलीफ और भी ज्यादा है। धुआं सांसों के रास्ते सीधा दिमाग पर असर करने लगता है। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आपको 447 यानी कि ये भी रेड है, सीवियर कंडीशन में। तो नोएडा के ज़्यादातर इलाकों में हालात बद से बदतर हो चले हैं। हालांकि दिल्ली की तर्ज पर NCR के बाकी शहरों में भी सरकारी एजेंसियां पानी का छिड़काव कर रही हैं, ताकि हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को जमीन पर बिठाया जा सके, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा।
इसलिए इन हालात को लोगों के लिए हेल्थ इमरजेंसी भी कहा जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों की है जिन्हें इतनी जहरीली हवा में सुबह सुबह स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, जबकि सुबह के वक्त प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है और अब तक एनसीआर के किसी भी शहर में स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई। जिन बच्चों के बीमारियों की चपेट में आने की आशंका सबसे ज्यादा होती है वो भी सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। सांस नहीं ले जा रही। अच्छा। और धुआं बहुत है, उससे हम बीमारी पड़ सकते हैं। प्रोटेक्शन कोई नहीं मिल रही हमें, प्रोटेक्शन कोई नहीं मिल रही इसके लिए, कोई मास्क मिल रहा है, कुछ मिल रहा है बच्चों के लिए। सड़कों पर उतरने के लिए लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी हो गया है, लेकिन जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते वो हवा में घुले जहर से जंग लड़ने को मजबूर हैं। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मास्क मुफ्त दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार मास्क बांटेगी स्कूल्स में, ऐसा उन्होंने कहा। एक पैकेट दिया जाएगा, उसमें 2 मास्क होंगे। हर छात्र को 50 लाख मास्क इस तरह के मंगाए गए हैं। मास्क की बिक्री भी हर साल की तरह नवंबर का महीना शुरू होने से पहले ही कई गुना बढ़ गई है। बाजार में अलग अलग तरह के मास्क बिक रहे हैं और ऐसी कई कंपनियां हैं जो मास्क बना भी रही हैं। कुछ लोग तो मुंह पर कपड़ा बांधकर या फिर सर्जिकल मास्क पहनकर ही धुएं का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये है कपड़ा या सर्जिकल मास्क प्रदूषण से लड़ नहीं सकता। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण से लड़ने के लिए 2 तरह के मास्क कामयाब है, एक N95 और एक N99। ये किसी कंपनी का नहीं बल्कि मास्क की श्रेणी के नाम है। N95 का मतलब यह है कि मास्क प्रदूषण के कणों को 95% तक रोक सकता है और N99 का मतलब यह है कि मास्क प्रदूषण को 99% कणों को शरीर में जाने से रोक सकता है। यहाँ से एयर एंट्री बंद हो जाएगी और इसी के थ्रू जाएगी। इसके थ्रू जाएगी तो हमारा एम है कि ये पार्टिकल्स सांस से अंदर नहीं जा पाए। 2.5 माइक्रोन खास तौर से। और वो पार्टिकल क्या है? वो डस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, इस तरह के पॉल्यूटेंट जो कि सांस की लाइनिंग को खराब करते हैं, खास तौर से बच्चों में और बड़ों में। डॉक्टर हिदायत देते हैं कि केवल बीमार नहीं बल्कि तंदुरुस्त लोगों को भी खुले में निकलने से पहले मास्क लगा लेना चाहिए। हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि अस्पतालों में पिछले 1 हफ्ते में पहुंचने वाले मरीजों में 30% ऐसे हैं जिनकी बीमारियां प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं। 30% अभी आप स्टैटिस्टिक्स सही सकते कि 30% पेशेंट्स इंक्रीज हो गए हॉस्पिटल्स में। मैं भी अस्पताल चलाता हूँ। 30% पेशेंट जो सोर थ्रोट के, पानी आना आँख से, गला खराब होना, सांस फूलना या आईसीयू के एडमिशन। केंद्र सरकार ने केरल के कोच्चि में वाटर मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर्यावरण से जुड़ी जो अड़चने हैं उसकी वजह से काफी समय से अटका हुआ था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। देश के इस पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर 819 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जानकारी दी गई कि वाटर मेट्रो 16 रूट पर चलेगी और कोच्चि के 10 इलाकों को जोड़ेगी। कोच्चि में बैक वाटर से होकर गुजरने वाला 78 किलोमीटर लंबे रूट पर 38 वाटर मेट्रो टर्मिनल बनाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए 78 इको फ्रेंडली नावें बनाई जाएंगी जो पूरी तरह एयर कंडीशन होंगी। वाटर मेट्रो रूट पर चलने वाली नावों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 2 बोट यार्ड भी बनाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट का जिम्मा कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के हवाले है, जिसमें केंद्र और केरल सरकार की साझेदारी है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक आदमी ने लूट के लिए घुसे एक लुटेरे को गोली मार दी। वहां 3 लोग एक 2 मंजिला मकान में लूटपाट के इरादे से पहुंचे, जिनमें एक लुटेरा मकान के गेट के पास खड़ा हो गया, पिस्तौल दिखाते हुए अंदर मौजूद लोगों को डराने लगा। लुटेरे ने मकान के अंदर कई फायर भी किए। लुटेरों से डरे लड़कों ने उनको अपनी कार की चाबी और मोबाइल फोन भी दे दिया। लूटपाट के बाद तीनों लुटेरे भागने लगे, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरी मंजिल पर मौजूद एक आदमी भी बाहर निकल आया और अपनी पिस्तौल से लुटेरों पर गोलियां चला दी। उसने लुटेरों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई गोलियां दागी। गोली लगने से एक नाबालिग आरोपी की वहीं मौत हो गई, जबकि एक दूसरा लुटेरा भी बुरी तरह घायल हो गया। दिल्ली के साकेत में एक एम्बुलेंस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदार के साथ पेरिस मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इस जोड़ी ने पहले दौर में 6-4 और 7-5 से जीत हासिल की। बीसीसीआई के अधिकारी डीके जैन ने राहुल द्रविड़ को फिर 12 नवंबर को पेश होने को कहा। द्रविड़ हितों के टकराव के मामले में घिरे हुए हैं, जिस पर उन्हें फिर जवाब देना है।
चिली में सामाजिक और आर्थिक असमानता को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आर्थिक सुधारों की मांग को लेकर हजारों लोग राजधानी सेंटियागो में सड़कों पर उतर आए। कई प्रदर्शनकारी तो वाटर कैनन पर चढ़ गए। इस बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोड पर बनी दुकानों में तोड़फोड़ भी की। लोगों ने सड़कों पर जमकर आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता का संदेश देने के लिए देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। इस दौरान मंच पर अमित शाह के अलावा खेल मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर जो रन फॉर यूनिटी की दौड़ है उसको यहाँ पर झंडा दिखाया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से दौड़ते हुए ये लोग इंडिया गेट तक पहुंचे। रन फॉर यूनिटी में शामिल लोगों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। धारा 370 हटने पे माननीय मोदी जी, पूरे 125 करोड़ की जनता आपके साथ है। आप आगे बढ़ते रहे, पूरा हिंदुस्तान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर इस दौड़ में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया, जिसमें काफी तादाद में दिव्यांग भी थे। जापान के ओकिनावा टापू में एक 600 साल पुराना ऐतिहासिक किला आग में जलकर राख हो गया। बताया गया कि आग किले के बीच वाली बड़ी इमारत में लगी थी, लेकिन कुछ ही देर में उसने किले के भीतर मौजूद दूसरी इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। किले का ज्यादातर ढांचा लकड़ी से बना था और इस वजह से भी आग बेहद तेजी से फैली। भीषण लपटों ने किले के ज्यादातर हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया। लपटों से गिरे लकड़ी के ढांचे भी देखते ही देखते गिरने लगे। किले की शानदार इमारतें कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में बदल गईं। 首里城正殿において火災が発生をし、正殿及び北殿 जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया, लेकिन आग के सामने दमकल कर्मियों की तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक किले का ज्यादातर हिस्सा राख और मलबे के ढेर में बदल चुका था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने वाला राजपत्र जारी कर दिया गया और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी शपथ ली, जिनके खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल के खिलाफ पोस्टर भी लहराए। साथ ही उन्होंने सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। ये प्रदर्शन उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हुआ। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और उसके बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका में आ गए। हालांकि नेशनल पैंथर्स पार्टी ने सरकार के इस कदम को लोगों के साथ धोखा करार दिया है। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, ये यहाँ के अवाम के साथ एक धोखा है और एक भद्दा मजाक लोगों के साथ किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल होने के बाद देश में कुल राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर 9 हो गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की शपथ के बाद वहां से राष्ट्रपति शासन भी हट गया है। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। एकता के प्रतीक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के समय उन्होंने राजा का विलय नहीं किया, नेहरू ने अपने हाथ में लिया, जो आज भी कश्मीर नाशूर बन गया। पंजाब के लुधियाना में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकान पर हमला कर दिया। आरोप है कि एक टूर्नामेंट के पोस्टर में फोटो नहीं होने से नाराज होकर यह हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें दुकान के अंदर और बाहर लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि हाथों में हथियार लेकर कुछ नकाबपोश बदमाश दौड़ते हुए कपड़े की दुकान पर पहुंचे और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हाथों में पकड़े हथियारों से दुकान के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। हमला होते ही दुकान के अंदर मौजूद दुकान का मालिक और एक
कर्मचारी भी डर गए और बचने के लिए दुकान के अंदर की तरफ भागे, लेकिन बदमाश तोड़फोड़ करते हुए दुकान के अंदर घुस गए और 2 बदमाश दुकान के अंदर मौजूद दुकान के मालिक की तरफ बढ़ गए और हाथ में पकड़ी तलवार से उन पर हमला कर दिया। दुकान का कर्मचारी तो जान बचाने के लिए काउंटर के नीचे घुस गया, जबकि दुकान के मालिक ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और बदमाश आराम से दुकान में मौजूद सामान को तोड़ते रहे। काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद बदमाश वहां से बाहर आ गए और बाहर रखे सामान को भी तोड़ दिया। हमले की वजह से दुकान का मालिक और कर्मचारी भी बुरी तरह से घायल हो गए। जिस वक्त दुकान पर हमला हुआ वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इन बदमाशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की और यही वजह है कि बदमाश बेखौफ होकर बीच बाजार में हथियार लहराते हुए दुकान और वहां मौजूद लोगों पर हमला करते रहे। बदमाशों ने दुकान के बाहर रखे सामान को भी नहीं छोड़ा और एक के बाद एक कई दुकानों के बाहर रखे सामान को तोड़ा। उसमें बाद आराम से बाइक पर सवार होकर वहां से चले गए। हमले के बाद आसपास के लोगों ने घायल दुकानदारों को अस्पताल पहुंचाया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पोस्टर में फोटो नहीं होने की वजह से पहले भी इन लोगों की झड़प हुई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ना साडी पिछली बार किसी ने सुनवाई की है, ना इस बार सारे कंपलैक्स वाले गवाह ने, इस बार भी साडे शरेआम आके करके गए ने सारा कुछ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और घायल दुकान वालों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिस पर गुस्साए घर वालों ने कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जाम खुलवाने की जल्दी में पुलिस ने घर वालों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस की लाठी से बचने के लिए वहां से भाग रहा एक लड़का सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद भी पुलिस वालों ने उसे नहीं बख्शा। यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों ने एक महिला पर भी लाठियों से बरसात कर दी। इससे पहले पुलिस वालों ने जाम खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सड़क हादसे में मारी गई महिला के परिजन बात मानने से इनकार करते नजर आए। इस दौरान गुस्साए लोगों की पुलिस वालों से तीखी बहस भी हुई। कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में मौजूद कोल इंडिया और वीडियोकॉन कंपनी के कैंपस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि कंपनी के कैंपस में लगी आग तेजी से फैल रही थी और उसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थी। आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढक गया और आग इतनी भीषण थी कि उसने थोड़ी ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचाई गई, जिसके बाद वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पाइप से आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। पूर्वी चीन के एक शहर में एक बेकाबू एसयूवी ने वहां खड़े एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले तेज रफ्तार एसयूवी को सड़क पार कर रही एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बेकाबू हो गई और सीधे सड़क किनारे खड़े स्कूटर की तरफ बढ़ गई। इससे पहले एक भीड़भाड़ वाले चौराहे से कई गाड़ियां गुजरती दिखी। इस दौरान एक कार वहां पहुंची और बाईं तरफ मुड़कर सड़क पार करने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। कार से टकराने के बाद बेकाबू एसयूवी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े एक स्कूटर से भिड़ गई, लेकिन एसयूवी की तेजी से अपनी तरफ आते देख स्कूटर सवार तेजी से दूसरी तरफ कूद गया। तेज रफ्तार एसयूवी सिर्फ कुछ इंच की दूरी से उसके बगल से निकली और एक खंबे से टकरा गई। हादसे में स्कूटर पूरी तरह बर्बाद हो गया, जबकि एसयूवी से टकराने वाली दूसरी कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेशकीमती सामान की नीलामी करने वाली कंपनी क्रिस्टी अपने अगले महीने हांगकांग में कई महंगी घड़ियां भी नीलामी के लिए ला सकती है। बताया जा रहा है कि इस नीलामी में 70 साल पुरानी एक घड़ी भी नीलाम की जाएगी, जिसकी कीमत 99 करोड़ रुपए रखी गई है। क्रिस्टी ने जानकारी दी कि इस घड़ी को 1950 के दशक में स्विट्जरलैंड की लग्जरी वॉच कंपनी पीटेक फिलिप ने बनाया था। इस घड़ी का केस 18 कैरेट पिंक गोल्ड का बना है, जबकि इसका डायल पारदर्शी नीले रंग के एनिमल से बना है। क्रिस्टी को उम्मीद है कि 27 नवंबर को होने वाली इस नीलामी में चीन के कुछ खास खरीदार आएंगे, जिन्होंने इस बेशकीमती घड़ी में दिलचस्पी दिखाई है। अब तक की सबसे महंगी घड़ी का रिकॉर्ड डेटोना रोलेक्स की एक घड़ी के नाम है, जो 2017 में 126 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी।
पंजाब के फरीदकोट में सड़क के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तार एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे से छू गई, जिसमें भीषण आग लग गई। घटना तब हुई जब ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर चारा लेकर बिजली के तारों के नीचे से गुजर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो बिजली से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई और फिर थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी, जबकि उसे निकलने वाला धुआं इलाके में फैलता दिखाई दिया। बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जलता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सूखे चारे और तेज हवाओं की वजह से आग फैलती चली गई और थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। पाकिस्तान के